जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल देख पा रहे हो कि रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का ही बच्चों के अंदर खौफ क्यों होता है, क्यों आरपीएमसी में हमेशा रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में ही बच्चों की बैक आती है। इसके पीछे का कभी आपने रीज़न जाना कि क्यों ही हमेशा बैक आती है? तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसमें आपको रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में अच्छे नंबर भी मिलेंगे और आपके अंदर की जो ये एंजाइटी है वो भी ख़त्म होगी। अगर स्टूडेंट्स आप लोग नए हो तो हमारे पैरामेडिकल करियर पॉइंट के चैनल को टेलीग्राम से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, अब वो चाहे आरपीएमसी की हो, वो आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल कराई जाएगी और सबसे पहले आपको अवेलेबल कराई जाएगी। साथ साथ में अगर कोई भी आपको क्वेरी रहती है किसी भी एग्जाम्स को लेकर या कोई भी इंफॉर्मेशन को लेकर, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो और आप कॉल भी कर सकते हो ताकि आपकी क्वेरी जो है उसको क्लियर किया जाए। ओके, तो आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है रेडिएशन फिजिक्स के बारे में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है रेडिएशन फिजिक्स की। आप लोग बाकी के सब्जेक्ट जो होते हैं उनको अच्छे से कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है आपको, लेकिन आपका जो मेन वीक पॉइंट होता है वो होती है रेडिएशन फिजिक्स। पहली बात तो ये कि आप लोगों को फिजिक्स से डर लगता है, और दूसरी बात ये कि जब आप रेडिएशन फिजिक्स को पढ़ते हो तो आपको लगता है कि शायद मेरी यहाँ पे बैक आ सकती है। तो उस बैक आने का रीज़न क्या है? बैक आने का रीज़न है सबसे पहला आपका डर। तो आप उस डर को तो सबसे पहले हटा दो। दूसरी बात, जो भी आपके पॉइंट्स रहते हैं इस चीज़ में, जैसे कि आप सिलेबस का अच्छे से एनालाइज नहीं करते, तो जब आप एग्जाम्स में जाके बैठते हो तो आपको लगता है अरे ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो ऐसा नहीं होता है, सिलेबस से ही क्वेश्चंस आते हैं, बस उस क्वेश्चंस को थोड़ा मॉडिफाइड किया जाता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि सिलेबस जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। बाद में मैं आपके कंटेंट के ऊपर बात करूंगी कि जो कंटेंट है क्या आप वो सही तरीके से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। अगर सही तरीके से पढ़ भी रहे हो तो कहाँ पे आपके कंटेंट को लिखने में गड़बड़ हो रही है। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं होता है कि जब हम थ्योरेटिकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो अगर आप लोग ये सोचो कि नहीं मैंने तो पूरा पढ़ लिया है, बस काफ़ी है, मैं तो टॉप करूंगी या टॉप करूंगा, ऐसा कभी नहीं होता। आपका हमेशा याद रखना, थ्योरेटिकल एग्जाम में जो लिखने का पैटर्न है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए पहले हम सिलेबस की बात करते हैं, और जो भी आप लोग गलती करते हो ना, उस गलती को मैं आपको यहाँ पे आज की वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना लास्ट तक, क्योंकि ये आप ही लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रेडियोलॉजिकल फिजिक्स। अरे तुम लोग ये भूल जाओ कि अरे फिजिक्स है, फिजिक्स का लोगों ने हवा बना रखा है कि बहुत टफ होती है। बिल्कुल टफ नहीं होती, बस पढ़ाई करने का तरीका सुधारो अपना। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट की। देखो, ये जो तुम्हें ऊपर देखने को मिल रहा है ये कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा बहुत हमें बता रहा है फिजिक्स के बारे में। यानी कि जैसे कि फिजिक्स का इंट्रो दे रहा है। जैसे कि जब मूवी आती है तो मूवी में क्या होता है, सबसे पहले ट्रेलर आता है, उस ट्रेलर के बाद में हम पिक्चर देखते हैं। उसी तरीके से रेडियोलॉजिकल फिजिक्स को कंटेंट पढ़ने से पहले आपको ये थोड़ा सा डेमो दिया गया है। ओके, तो इसमें कुछ नहीं है, बस ये बताया गया है कि यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड जो इफेक्ट्स होते हो, इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक्स रे प्रोडक्शन जो होता है, उसके बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस तरीके से इमिट होती है, क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है, एटम क्या है, करंट क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ते हो। ओके, तो अब फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं कंटेंट से। आप सबको पता होगा कि ये हमने आपके सिलेबस से ही उठाया है, तो आज एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड रेडिएशन फिजिक्स, यानी कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करेंगे, मैग्नेटिज्म की भी बात करेंगे और फिजिक्स जो कि हम पढ़ रहे हैं। चलो, फर्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, फोर्स, वर्क, एनर्जी, हीट एनर्जी, वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। यानी कि अगर मैं आपको नॉर्मली समझाऊं ना, तो इसमें आपकी जो फिजिकल यूनिट्स होती हैं उसके बारे में बात की गई है। यानी कि आपकी जो फिजिकल यूनिट्स होती हैं, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जीज, एक्सीलरेशन, इसके अलावा एक्सीलरेशन होता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है, जिसके बारे में बात की गई है। ओके, तो ये तो एक पॉइंट हो गया, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट। देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सिलेबस दे
दिया गया है बस उसी में से क्वेश्चन आ जाए। कभी कभी जो आपको जैसे कि आपके जो 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपको जो एक जैसे कि शॉर्ट नोट में जब आता है तो आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। आप ये सोचते हो कि यार ये 3 तो मुझे अच्छे से आते हैं लेकिन ये एक मुझे नहीं आता है, और उस एक के चक्कर में आप उन तीनों को भी क्या कर देते हो, छोड़ देते हो, जबकि वो 3 आपको अच्छे से आ रहे होते हैं। तो ये रीजन होता है कहीं ना कहीं ऐसे, जैसे कि ये जो दे रखा है आपको कि फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी इनकी यूनिट, तो उसने आपको जो ये सिलेबस सेट किया गया है उसमें आपको ये नहीं दिया कि उसमें एक्सीलरेशन भी आपको याद करना है, आपको वेलोसिटी याद करनी है, उसमें आपको इम्पल्स याद करना है, इसके अलावा आपको टॉर याद करना है। ये चीज़ें नहीं दे रखी हैं, लेकिन ये आपको याद करनी है। अब आप इसको भले एडिशनल समझो लेकिन ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट। सेकंड, एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं हीट एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट, हीट एंड मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ये टॉपिक भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि इस टॉपिक से आपका हमेशा एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके, तो एक आपका रहा हीट का टॉपिक, तो 2 टॉपिक आपके हो गए, एक यूनिट्स के बेस पे और एक हीट के बेस पे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट्स, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड, लाइन ऑफ फोर्सेस एंड देयर मेजरमेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी कि टोटली जो आप 11th-12th में पढ़ते हुए आते हो कि मैग्नेट्स क्या होती हैं, कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, कैसे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, कैसे करंट वहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, कब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी, कब कम होंगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, इन सब के बारे में क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, अब आपको मैग्नेट पे क्वेश्चन बड़ा भी देखने को मिल सकता है या फिर शॉर्ट नोट में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर उसके जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है ये सब देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया गया है सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, जो टॉपिक हमेशा ही रहता है, इससे क्वेश्चन आएगा ही। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पोटेंशियल, कंडेंसर्स एंड कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर्स। यानी कि बेसिकली आपको इसमें पूरी इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, इसमें आपको ये पढ़ना है कि एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है, इसके अलावा आपको यहाँ पे कंडेंसर, इलेक्ट्रिक चार्ज पोटेंशियल, इन सब के बारे में पढ़ना है। अब तुम लोग क्या सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है और फिर बस इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर पढ़ लेंगे, इंसुलेटर पढ़ लेंगे, जो जो टॉपिक दे रखे हैं बस वो टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। जो भी आपको यहाँ पे एडिशनल चीज़ें पढ़ने के लिए मिले, जैसे कि यहाँ पे जो सिलेबस में देखो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बताया गया है, ये नीचे स्लाइड में साफ साफ बता दिया गया कि आपको ये सब कंप्लीट पढ़ना है। यानी कि आपको करंट पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी आ गया ना वापस, ओम्स लॉ, वेरियस यूनिट्स ऑफ करंट, वोल्टेज, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि अगर मैं आपको नॉर्मली समझाऊं तो आपको करंट के बारे में, आपको वोल्टेज के बारे में, आपको रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशंस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा फिर आपको पढ़ना पड़ेगा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर और इंसुलेटर्स, कंडेंसर्स पढ़ने पड़ेंगे, चार्ज पोटेंशियल। इस तरीके से आपको पूरा याद करना पड़ेगा। अब समझ में आया कि जो सिलेबस है वो आपको ये कहता है कि हमें सब चीज़ें पूछूंगा, यानी कि मैं तो आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि ओम्स लॉ के बाद में कि रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन पूछा गया है। अगर आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप खुद अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख सकते हो। उन प्रीवियस ईयर के पेपर्स में काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं कि रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन अगर इस तरीके से होगा तो बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरीके से प्राप्त होगा या किस तरीके से गेन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक है रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत इजी टॉपिक भी होता है, आप अच्छे से याद कर सकते हो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इस पे क्वेश्चन आता ही है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये ऐसे टॉपिक है ना कि आपको ऐसे कोने में देखने को मिल रहा है और आप लोग स्किप कर देते हो इन टॉपिक्स को, लेकिन इनसे क्वेश्चन आते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से क्वेश्चन आ रखा है। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ पॉइंट एंड पावर कंजप्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल
एंड मूविंग आयरन टाइप ऑफ मीटर्स। तो ये जो भी आयरन टाइप मीटर्स होते हैं, मूविंग पॉइंट्स जो होते हैं, इनके बारे में, इनकी वर्किंग के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर? अब आपको जो मैं बता रही हूँ आप समझ रहे हो ना कि आपने क्या क्या पढ़ा है सिलेबस में। चलो नेक्स्ट बात करते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड से ही बिलोंग करता है। ओके इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा, स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ट्रांसफॉर्मर्स में। ट्रांसफॉर्मर्स के अलावा उनके लॉसेस में, उनकी रेटिंग में और इंडक्शन मोटर्स में। यानी कि टोटली आपको ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स, उसकी किस तरीके से वर्किंग है, क्या एफिशिएंसी है, कौन कौन सा कंस्ट्रक्शन उसमें यूज़ में लिया जाता है। इसके अलावा आपको वोल्टेज रेगुलेशन और भी एडिशनल टर्म्स हैं जो कि हम लोग पढ़ाते हैं। ओके नेक्स्ट बात करेंगे हम करंट्स के ऊपर कि दो टाइप की करंट होती हैं जिनको हम यूज़ लेते हैं। एक होती है डायरेक्ट करंट और एक होती है अल्टरनेटिंग करंट। तो ये करंट के टाइप हो गए। फिर इम्पीडेंस, कैपेसिटेंस। तो देखो ये तो एक अलग से टॉपिक हो जाता है। अब इसमें आपको जो DC और AC यानी कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट देखने को मिल रहा है, इसमें एक और टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं AC जनरेटर। ओके तो AC जनरेटर भी आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कैपेसिटेंस, यानी कि हम टोटली बात करेंगे कैपेसिटर की, वही सेम जो हमने इलेक्ट्रिसिटी में बात की थी जब रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे। इसी तरीके से हम कैपेसिटर, उसका कूलाम्स लॉ, इसके अलावा उसके कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करते हैं, उसके रिजल्टेंट कैपेसिटेंस के बारे में बात करते हैं। इस तरीके से हमें बात की जाती है। थर्मोनिक एमिशन, अब देखो ये जो टॉपिक होते हैं ना, जैसे कि ये दे रखा है यहाँ पे साइड में थर्मोनिक एमिशन, ये आपके मैक्सिमम शॉर्ट नोट्स में आते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन थर्मोनिक एमिशन, सीधा सीधा। थर्मोनिक एमिशन के भी काफ़ी और अलग अलग नाम होते हैं, तो वो नाम भी हम लोग आपको पढ़ाएंगे, जिससे आपको अगर बाई चांस एग्जामिनर कभी क्वेश्चन घुमा दे तो आपको पता हो कि ये पूछ तो थर्मोनिक एमिशन ही रहे हैं हमसे। ओके इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ डायोड एंड ट्रायोड वॉल्व्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अब देखो जो है ना, वॉल्व्स जो होते हैं, डायोड्स होती हैं, ट्रायोड्स जो होती है, या फिर सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर है, इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो पूछे जाएंगे वो वही बेस कि सेमीकंडक्टर क्या है, या फिर कंडक्टर, इंसुलेटर, यानी कि कंपेरिजन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके तो ये आपकी कहीं ना कहीं ये स्लाइड हो गई। चलो अब जो सबसे ज़्यादा, या तो तुम्हें सबसे अच्छे से ये टॉपिक आएगा या सबसे खराब टॉपिक तुम्हें एक्सिट ट्यूब आता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये पूरा एक्सिट ट्यूब के बारे में दे रखा है। नॉलेज ऑफ कैथोड, एनोड, रेक्टिफायर, सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर, सेल्फ रेक्टिफाइड सर्किट, इम्बैलेंस ऑफ सिंगल वॉल्व रेक्टिफिकेशंस, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मर, HT केबल कैलिब्रेशन एंड मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ HT मेजरमेंट ऑफ आउटपुट ऑफ एक्सरे ट्यूब। यानी कि बेसिकली आपसे यहाँ पे एक्सरे ट्यूब में जो दो कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, एक को कैथोड और एक को एनोड, उसकी हम बात करते हैं, कैथोड और एनोड की। सेकंड बात आपको वही जो हमने अभी थोड़ी टाइम पहले ही देखा था यहाँ पे रेक्टिफायर, उस रेक्टिफायर के बारे में देकर के आपसे टाइप्स और दे दिए कि रेक्टिफायर भी पूछ सकता है, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स जो कि फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं। इसके अलावा एडिशनल रेक्टिफायर्स भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर, उनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था यहाँ पे कि ट्रांसफॉर्मर जो होता है उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स यहाँ पे क्या दे दिया, ट्रांसफॉर्मर। अब यहाँ पे एक केबल का नाम दिया है जो नाम है HT केबल। HT केबल जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट केबल है और बहुत अच्छे से ये काम करती है। तो HT केबल जो होती है इसको आपको याद करके जाना है, क्वेश्चन जो है वो किसी भी अकॉर्डिंग आ सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एपरेटस ऑफ रेडियोग्राफी, रेडियोथेरेपी एंड इमेजिंग एंड इट्स रूटीन मेंटेनेंस। ठीक है, पहला तो ये टॉपिक हो गया। यानी कि आपसे जो रेडियोग्राफी, यानी कि हम बात कर रहे हैं एक्सरे, CT, MRI और मेमोग्राफीज जो होती हैं, इनमें जो एपरेटस यूज़ में लिए जाते हैं। फिर बात करते हैं रेडियोथेरेपी, यानी कि कोबाल्ट मशीन, लिनिक मशीन, ब्रैकीथेरेपी मशीन्स में जो एपरेटस यूज़ में लिए जाते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। उनके मेंटेनेंस को आपको किस तरीके से रखना होगा, इसके बारे में आपको बताना होगा। अब आपको लगे नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन थोड़ी आता है, आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, आप 2021 का पेपर देख सकते हो, उसमें ये क्वेश्चन साफ साफ पूछा गया है आप लोगों से। अच्छा एक बात और जो यहाँ पे रह गई है कि एक्सिट जो ट्यूब है,
इसमें जो भी टाइप्स होते हैं जैसे कि स्टेशनरी, मॉडर्न एक्सीट्यूब्स, वो सारे आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका मान के चलो एक क्वेश्चन अगर एग्जामिनर का है, उसने सोचा ना कि मैं कौन सा क्वेश्चन दूं, मेरा मन नहीं कर रहा इतना अच्छे से बनाने का पेपर, तो वो आपको एक्सीट्यूब ही क्वेश्चन में दे देंगे कि एक्सीट्यूब जो है ये बताओ। कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सीट्यूब को देकर पूछ लेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन बताओ, इसकी वर्किंग बताओ और इसकी डिटेल्स बताओ। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। अब वो चाहे स्टेशनरी एनोड हो चाहे रोटेटरी एनोड हो, कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं आपको। चलो नेक्स्ट बात, बेसिक एक्सरे सर्किट के बारे में, कंट्रोल के बारे में, स्टेबलाइजिंग के बारे में, इक्विपमेंट, मोटर्स, वेरियस एक्सपोजर टाइमर्स। एक्सपोजर टाइमर्स पे आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ स्कैटर रेडिएशंस, फ्लोरोस्कोपी जो आपके डायरेक्ट लेंथी क्वेश्चंस में पूछा जाता है। फ्लोरोस्कोपी को कितने भी बार पढ़ लो तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको ढंग से वो याद होती है, क्योंकि इसमें पूरी वर्किंग चलती है और वो पूरी वर्किंग रियल टाइम इमेज यानी कि लाइव इमेज पे होती है, तो समझ में थोड़ा कम आती है। ओके, इसके अलावा मैमोग्राफी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं सॉरी ये टोमोग्राफी होगा, है ना, टोमोग्राफी। मोबाइल इक्विपमेंट्स, फोटो फ्लोरोग्राफी, मैमोग्राफी। अब देखो अगर तुम फ्लोरोस्कोपी पढ़ लोगे तो तुम्हें फोटो फ्लोरोग्राफी इजीली समझ में आ जाएगी कि फोटो फ्लोरोग्राफी क्या होती है। मैमोग्राफी इक्विपमेंट पढ़ के ही जाना है, बिल्कुल कंपल्शन है इसका आना, बिल्कुल कंपलसरी, ये पूछी जा सकती है आप लोगों से। इसके अलावा मोबाइल इक्विपमेंट भी अच्छे से पढ़ना, पोर्टेबल एक्सरे यूनिट्स, मोबाइल एक्सरे यूनिट्स, ये आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। तो यहाँ पे ये आपका जो सिलेबस है, ये सिलेबस कुछ इस अकॉर्डिंग दिया गया है, यानी कि जब सिलेबस को मॉडिफाइड किया गया तो उन लोगों ने सिलेबस इस तरीके से बताया कि आपको वो क्वेश्चंस भी आउट ऑफ सिलेबस दे सके, लेकिन आपके अंदर ये थोड़ा समझ होनी चाहिए कि आपको पता हो कि अच्छा क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग भी आ सकता है। ओके, तो चलिए ये तो आपकी सिलेबस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे आप लोगों की कमी रह जाती है और उस वजह से आपका पेपर खराब होता है। तो सबसे पहली बात कि आप बेसिक से स्टार्ट करो, यानी कि अगर आपको रेडियोग्राफी फिजिक्स पढ़नी है और आपको इसमें अच्छे नंबर लेके आने हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप बेसिक से स्टार्ट करो। सबसे पहले धीरे धीरे करके सबसे सिंपल टॉपिक से स्टार्ट करो। तो जब आप क्लासेस देखोगे तो सबसे पहले आपको सिंपल टॉपिक मिलेंगे, सिंपल टॉपिक्स को लिंक कर करके फिर हमने आपको उसमें थोड़ा एडवांस, थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको बताया है कि अब किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो उस कॉम्प्लेक्स चीज़ को भी हमने बड़ी आसानी से स्मूथली आपको बताया है वहाँ पे। तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा वापस से। सेकंड, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से बात की थी और हमने डिस्कस किया था कि सिलेबस जो है उसको समझना कैसे है, तो आपको समझ में आ रहा है कि जिसने भी इस सिलेबस को बनाया है उन्होंने सारी चीज़ें इसमें इनपुट की हैं, बस हमें दिख नहीं रही हैं वो चीज़ें, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ क्लियरली नहीं लिखी है। अगर आप उसमें देखोगे सिलेबस में तो उसमें तो क्लियरली ये भी नहीं लिखा कि एक्से ट्यूब के टाइप्स बताओ, लेकिन पूछे जाते हैं ना एक्से ट्यूब के टाइप्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको खुद से पता होनी चाहिए, यानी कि वो बोलते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड बात करते हैं बोथ लैंग्वेज। तो देखो कुछ भी हो सकता है, आने वाले टाइम पे रूल्स चेंज भी हो सकते हैं, तो आप ये ट्राई करो कि आप बाय लैंग्वेज में पढ़ो। ओके, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि उनको पता होता है कि उनको पढ़ना है, तो वो ट्राई करते हैं कि वो बायलैंग्वेज पढ़े। लेकिन बात आती है इंग्लिश मीडियम वालों की। इंग्लिश मीडियम वालों के मैक्सिमम ये रहता है कि जो इंग्लिश में वो आराम से पढ़ सकते हैं, उनको हिंदी में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी मान के चलो तो थोड़ा बहुत बायलैंग्वेज में पढ़ने का ट्राई करो, जिससे आपको भी थोड़ी टर्म्स पता होंगी। आपको भी पता है कि फिजिक्स की मैक्सिमम टर्म इंग्लिश में होती है, तो कोई लोड होगा नहीं आप लोगों को, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने के तरीके में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, चलो फोर्थ बात, टर्मिनोलॉजी को याद करो। टर्मिनोलॉजी से मतलब क्या है? टर्मिनोलॉजी से मतलब ये होता है कि जो भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक्से ट्यूब पढ़ रहे हो तो उस एक्से ट्यूब का पहले आप बेस कंप्लीट करो कि एक्से ट्यूब क्या है, क्यों यूज़ में ली हमने, क्या क्या इसका काम होता है, इसकी वर्किंग क्या है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्या प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से आप जब सारी चीज़ों को, अपनी टर्म्स को कंप्लीटली पढ़ोगे, उनको क्लियर करोगे ना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी आपको। तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों में, आपको बस है ना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट किस अकॉर्डिंग काम कर रहा है। समझ में आई बात? तो ये जो लास्ट पॉइंट है कि टर्मिनोलॉजी को याद करो, तो ये टर्मिनोलॉजी को याद करने का मतलब है इसने भी बातें छुपा दी और इसने ये बातें कही हैं कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ओके, चलिए अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट
देखो ये तो मैंने आप लोगों को समझाया कि सिलेबस सबसे पहले आपको रीड अच्छे से करना है, टर्म्स आपको अच्छे से समझनी है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वेटेज चीज़ होती है कि आपका लिखने का तरीका, आपका जो पैटर्न है वो पैटर्न बड़ा खराब रहता है। आप लोग क्या करते हो कि आप लोग कोई भी, जैसे कि आपने एक्स-रे ट्यूब, चलो एक्स-रे ट्यूब छोड़ो, अगर आपने फ्लोरोस्कोपी पढ़ी है तो आप उसको थ्योरेटिकली पढ़ के और जैसे कि आप ऐसे लिख के आते हो ना निबंध, वैसे आप पूरा का पूरा फ्लोरोस्कोपी एग्जाम में उतार आते हो। ऐसे नहीं करना है। आप जब भी कोई टॉपिक को पढ़ो तो आप उसको पॉइंट वाइज पढ़ो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक चीज़ ली है, ब्रह्म स्टर्लंग एक्सरे, पता होगा आप लोगों को। एक्सरे प्रोडक्शन होते हैं दो टाइप के, कैरेक्टरिस्टिक और एक ब्रह्म स्टर्लंग। तो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप पहले एक्सरे प्रोडक्शन के बारे में लिखो, उसके दो टाइप्स लिखो। तो मैं यहाँ पे आपको ब्रह्म स्टर्लंग एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखो सबसे पहले ब्रह्म स्टर्लंग एक्सरे प्रोडक्शन होता कैसे है, हमने ये बात लिखी फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में जो भी इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए यूज फैक्टर्स हैं वो लिखे। अब आप लोग क्या करते हो कि यहाँ पे जैसे कि ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को आप डायरेक्ट ऐसे लिख आते हो एग्जाम में, ऐसे बस, और फिर सेकंड को ऐसे लिख दोगे, केवीबी प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन बीम एनर्जी। अरे ऐसे नहीं लिखना। जब आपने सारी चीजें भर भर के लिख दी हैं तो एग्जामिनर का ध्यान कैसे जाएगा उन चीजों पे कि हाँ आपने कुछ अलग लिखा है। तो उसके लिए आप ट्राई करो कि इन सारी चीजों को आप बॉक्स में पैक करके लिखो। बॉक्स में पैक करके लिखोगे तो क्या होगा कि पहली बात तो आपकी कॉपी जो होगी वो आपकी कॉपी अच्छी लगेगी। दूसरी बात ये है कि कॉपी के अच्छे लगने के साथ साथ आपको जो एग्जामिनर है उसको ये पता लगेगा कि आपने सारी चीज़ों को एक अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके, चलो नेक्स्ट बात कि जो भी अब उससे रिलेटेड पॉइंट है, जैसे कि प्रोडक्शन कैसे होता है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स है, तो उन फैक्टर्स को आप पॉइंट में मैक्सिमम ये ट्राई करो कि थ्योरेटिकल में लिखने से अच्छा है पॉइंट्सों में चीज़ों को डिवाइड करके लिखना स्टार्ट कर दो। जब पढ़ भी रहे हो और जो भी लिख लिख के पढ़ते हैं आप पॉइंट्स में लिख लिख के पढ़ो। अगर अभी से ही आप लोग ये आदत डालोगे ना तो बाद में जब एग्जाम होगी ऑटोमेटिक आपका हाथ भी उसी तरीके से काम करेगा, वो पॉइंट्स में सारी चीज़ों को लिखेगा। ओके, इसके अलावा जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि इसकी एनर्जीज क्या होती हैं, डायरेक्शन क्या होती है, कहाँ पे किस पे ये डिपेंड होती है, इस तरीके से आपको ये नोट करना है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि चलो ये हमने समझ लिया कि पैटर्न हमको मैम पॉइंट्स में लिखना है। नेक्स्ट बात, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपसे डायग्राम आपको आता है तो वो डायग्राम ज़रूर बना के आओ। कि बाय चांस ऐसा होता है कि पेपर जो होता है वो लेंथी है, बाय चांस ऐसा हो सकता है कि आप उस चीज़ को थ्योरी में लिखने लग जाओ और आपका टाइम चला जाए और आपका एक क्वेश्चन रह जाए। तो उस टाइम को बचाने के लिए आप ट्राई करना कि आप है ना जो डायग्राम्स हों उनको डिनोट करके आओ। साथ साथ में जहाँ पे भी आपसे डायग्राम पूछा गया है और नहीं भी पूछा गया है लेकिन आपको पता है कि इसमें डायग्राम होता है तो बनाकर आ जाओ डायग्राम, उससे आपके ही नंबर कहीं ना कहीं इंक्रीज होंगे। तो मैंने भी ब्रह्म स्टर्लंग प्रोडक्शन में ये डायग्राम बनाया और उसमें हर एक चीज़ को शो करके आओ कि ये क्या होती है, ये कैसे प्रोड्यूस होगी, इसका क्या काम होगा, इन सब के बारे में आपको लिख के आना है। क्लियर? चलिए, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया कि सिलेबस किस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। हर चीज़ें लिखी नहीं जाती हैं, कुछ समझनी भी पड़ती है। दूसरा, हमने पैटर्न के बारे में समझा कि आपके लिखने का जो पैटर्न है वो आपको सुधारना है। तीसरा, आप लोगों को डायग्राम पे ध्यान देना है कि आप डायग्राम बना के आओ। चौथी चीज़, फोर्थ ये बात कि आप चार्ट में एक्सप्लेन करके आओ किसी भी चीज़ को। चार्ट, बिल्कुल, जो चार्ट्स होते हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं कहीं ना कहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे एक्स-रे ट्यूब के बारे में पूछा जाए तो आप एक्स-रे ट्यूब के बारे में लिख करके आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये जो होती है ये यहाँ पे हिस्टेरिक ट्यूब होती है जो पहले के टाइम पे यूज ली जाती थी। एक गैस ट्यूब होती है और एक कोल्डेज ट्यूब होती है। सेकंड आप लिख सकते हो कि एक होती है मॉडर्न एक्सरे ट्यूब जो कुछ इस तरीके से होती है, एक स्टेशनरी होती है और एक रोटेटरी होती है। ओके, तो अगर इस तरीके से लिख के आओगे तो एग्जामिनर जो है उसको ये पता लग जाएगा कि आपको चीज़ें आती हैं। तो हो सकता है कि बाई चांस अगर आप थोड़ी बहुत मिस्टेक भी कर दो ना तो वो टाल दे के चलो कोई बात नहीं, कम से कम इतनी चीज़ें अच्छी लगी, या फिर हो सकता है उसका ध्यान ही नहीं जाए उन चीज़ों पे। तो जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिट देता है। अगर किसी के भी टाइप से, जैसे कि फ्लोरोस्कोपी के भी 3 टाइप से अपन पढ़ते हैं, डिजिटल होता है, डायरेक्ट होता है, इसके अलावा हम इमेज इंटेंसिफायर पढ़ते हैं, तो तीनों को ना आप चार्ट में लिख के आओ कि इस तरीके से होती है। और ये बात सिर्फ फिजिक्स में मैं आपको
आपको बता नहीं रही हूँ कि आप फिजिक्स में अप्लाई करो, जितनी भी सब्जेक्ट है ना उसमें आप ये चीज़ अप्लाई करो। एना फिजो में जब आप जाते हो तो चार्ट बना के आओ, क्योंकि थ्योरी बहुत है, कब तक लिखोगे। एना फिजो में थ्योरी चार्ट से एक्सप्लेन करके आओ, आपको नंबर जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपके नंबर कटेंगे, नंबर आपको जरूर मिलेंगे। उसमें सारी चीज़ों को चार्ट में एक्सप्लेन करके आ जाओ। क्लियर? तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर। पहली बात, ये बात हमेशा याद रखना तुम लोग कि जो भी तुम्हारा एग्जाम का पेपर आता है वो उसमें से लगभग 30 से 40% आपका प्रीवियस ईयर पेपर ही होता है। यानी कि उसी प्रीवियस ईयर को बेस बना करके फिर आपको नया पेपर अवेलेबल कराया जाता है। तो आपके जितने भी पेपर्स हों आपके पास प्रीवियस ईयर्स, भले 5 साल के 7 साल के, उनको सबको पढ़ो, देखो कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस लगता है उस क्वेश्चन को भी डिनोट कर लो और नोट करके उसको अच्छे से याद करो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एग्जाम्स में उससे रिलेटेड या उसके अगल बगल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है या फिर नहीं है। तो देखो, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है तो हमारे ऐप पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप पैरामेडिकल करियर पॉइंट के जब ऐप को इनरोल करोगे तो वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालाइज करना। जब तक आप उनको पढ़ के नहीं जाओगे ना, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग होता है। तो जो बहुत सीरियसली होकर तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हमारी रेडिएशन फिजिक्स क्लियर हो, हमारी बैक नहीं आए, तो आप ये ट्राई करना कि आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर देख के जाओ। मैं खुद आपको ये गारंटी देती हूँ कि आपको लगभग 30 से 35% आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, ये पैटर्न रहता है, अगर ये टॉपिक है तो इसमें ये चीज़ हमें याद करनी है जो शायद हमने नहीं की। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे ये जो पेपर है ये 2021 का है और ये पेपर जो है वो 2023 का है। ओके, तो ये जो आपको पेपर देखने के लिए मिल रहे हैं इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अलग अलग हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, करंट्स के बारे में पूछ लिया, एक्सपोजर टाइमर्स के बारे में पूछ लिया, रेडियोग्राफी, रेडियोथेरेपी एपरेटस हो गए। अब देखो शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता ही है। तो देखो यूनिट में क्वेश्चन देखने को मिल गया, वर्क पे क्वेश्चन तुमको देखने को मिल गया, हीट और एनर्जी पे तुमको क्वेश्चन देखने को मिल गया। हीट भी क्या होती है, एक फॉर्म ही है एनर्जी की। क्लियर? तो ये आपको शॉर्ट नोट में कम से कम 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा देखो हमने ये जाना सिलेबस में कि नॉलेज ऑफ कैथोड एंड एनोड एंड एक्सी ट्यूब। अब देखो क्वेश्चन क्या आ गया, रोटेटिंग एनोड एक्सी ट्यूब को एक्सप्लेन कीजिए विद डायग्राम। तो समझ में आ रही है चीजें कि सिलेबस जो है वो इस अकॉर्डिंग मॉडिफाइड होके आया है कि वो एक्सप्लेन सब चीज कर रहा है, बस उसमें क्लियरली सारी चीजें नहीं लिख रखी। ओके, इसी तरीके से 23 का है, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी शॉर्ट नोट में और एक आपको ब्रीफली देखने को मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि जितने नंबर का, जैसे कि ये क्या है 20 नंबर का है, इसका मतलब एक क्वेश्चन क्या हो गया 10 नंबर का हो गया। तो आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि आप 10 नंबर का लिख के आ सको। ऐसा नहीं है कि नहीं हमें तो नहीं आता, हमें तो बस 4 लाइन आती है, हम 4 लाइन, नंबर नहीं मिलेंगे फिर 4 लाइन में। देखो लिखने का तरीका होता है, पैटर्न होता है, अगर आप जितना अच्छा लिखोगे उतने ही अच्छे आपको वहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप ऐप पर जाकर के इनरोल करो। पैरामेडिकल करियर पॉइंट के नाम से ऐप है, वहाँ पे आपको सारे पेपर्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ओके, तो ये रहा ऐप पैरामेडिकल करियर पॉइंट के नाम से। यहाँ पे आपको जो भी बैचेज में जो भी लेक्चर्स होंगे वो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ में PYQ पेपर भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बोथ लैंग्वेज नोट्स, यानी कि हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, दोनों के लिए अच्छी बात है ये। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हर किसी को रहता है कि क्या इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी, नहीं, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस है। आप लोगों को इतना कोई हाई प्राइस नहीं मिलेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा प्राइस हो गया हम कैसे खरीदें, ऐसा नहीं होगा। और एक बार अगर पेपर निकल जाएगी, बैक निकल जाएगी, बैक नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है ना ये तो आप अभी पैरामेडिकल करियर पॉइंट के जो ऐप है इसको जाके एनरोल कर सकते हो। आई होप मेरी ये जो क्लास है ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा कि अगर हमें फिजिक्स को पढ़ना है तो हमें उससे डरना नहीं है, हमें उसे फेस करना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा, चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। ओके, तो चलिए फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। और जो भी अगर इम्पोर्टेंट जो भी आपकी इंफॉर्मेशंस होंगी, नॉलेजेस होंगी, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए जो भी वीडियोस होंगी उनको अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू।